हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास का चैप्टर 5 कर रहे थे, विच इज़ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेल किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ सेल देखे थे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेल किस किस चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। इससे कोई भी आपका ऑर्गेनल दे देंगे सेल का और उसका फंक्शन पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सेल इज़ कम्पोज्ड ऑफ ये आपका सेल है, ठीक है। तो सेल का क्या है, ये आपकी डायग्राम में वैसे आप देख लीजिए, मैं रफली यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। सेल की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो सबसे बाहर होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की लेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल। अच्छा, एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती, उसकी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है वही सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट सेल में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना बहुत सारा ना लिक्विड फिल्ड होता है, ठीक है। बहुत सारा डेंस लिक्विड फील्ड होता है। इस डेंस लिक्विड को क्या बोलते हैं? हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इस डेंस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। उसके बाद आपका सेल के सेंटर में एक बहुत ही डेंस, आपने देखा होगा, यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल है, ठीक है, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल आप कह सकते हो न्यूक्लियस को, ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोप्लाज्म में आपके बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, वो है गोल्जी। देखिए जैसे कि ये गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ना, ये आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपका बहुत सिंपल सा बेसिक सेल का स्ट्रक्चर बता दिया कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट क्या होता है। ये सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, तो ऐसे हमारी बॉडी में कितने सारे सेल हैं, तो हर सेल के अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन करके एक एक करके अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो का ब्रीफ समझ में आ गया हो कि इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के ऑर्गेनल को क्या करती है? सेपरेट करके रखती है, एक बाउंड्री बना के रखती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? बहुत थिन, डेलिकेट, इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या मतलब है इस लाइन का? यानी कि सेलेक्टिवली परमेबल का क्या मतलब है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? अलाउ करती है सब्सटेंस को इनसाइड और आउटसाइड द सेल पास कराने में, ठीक है। अब ये क्या हर सब्सटेंस को अलाउ कर देती है? नहीं, ये कुछ ही सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम सब्सटेंस को अंदर आने और बाहर जाने देती है, हर किसी को ऐसे पास आउट नहीं कराती, ठीक है। इसीलिए सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कि कौन सा सब्सटेंस इनसाइड द सेल जाएगा और कौन सा आउटसाइड द सेल जाएगा। क्लियर? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बनी होती है आपकी लिपिड से और प्रोटीन से। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये सब्सटेंस। इसका फंक्शन क्या है आपका? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखोगे थोड़ा सा, और देन इसका फंक्शन लिखोगे। फंक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल इन साइड द सेल, ठीक है। द सब्सटेंस कैन पास अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ 2 प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सब्सटेंस ना पास आउट तो होते हैं, लेकिन होते किस प्रोसेस से हैं आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, गैसों मतलब जो आपकी गैसेज है उनका भी एक्सचेंज करती है, जैसे CO2 और O2, ठीक है। दो गैसेज है, तो CO2 अंदर आएगी या फिर O2 अंदर आएगी और CO2 सेल के बाहर जाएगी, ठीक है। हाँ, CO2 सेल के बाहर जाएगी और O2 सेल के अंदर आएगी। ये किस प्रोसेस से अंदर आते हैं, ये आती हैं आपकी डिफ्यूज़न प्रोसेस से। डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने केमिस्ट्री की वीडियो में बता रखा है बहुत डिटेल में, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ आपको। किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कहलाता है डिफ्यूज़न। क्लियर है। जैसे कि अगर क्या है, बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है। सेल के पास मान लो 10% ऑक्सीजन है और एनवायरनमेंट में 90% ऑक्सीजन है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर। तो जो ऑक्सीजन है कैसे मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो, यानी कि वो बाहर से अंदर मूव करेगी, ठीक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, मान लो CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर 90% है और बाहर बिल्कुल 0% है या फिर 1% है, तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इनसाइड से आउटसाइड द सेल होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। हाई कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्लियर है, ठीक है। तो एक तो डिफ्यूजन की प्रोसेस है आपका, आपके जो सब्सटेंस है ये ट्रांसफ़र होते हैं सेल्स के अंदर और बाहर, और दूसरा है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आप समझते हैं ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। मैंने बताया अभी कि डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस है, जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव करते हैं। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर क्या होगा, वाटर सेल के बाहर ज़्यादा होगा, वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगी और सेल के अंदर कम होगी, तो वाटर कैसे मूव करेगा, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आपकी ऑस्मोसिस है। वाटर को छोड़ के कोई और सब्सटेंस मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट वाटर का हो तो हम क्या कहते हैं, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। बस यही डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये कोई डाउट तो नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या है, जो हमारे घरों में डोर का काम होता है ना, ठीक है, वही सेल वॉल का काम होता है। डोर का क्या फंक्शन है हमारे घरों में, घर को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। कोई भी बाहर से अनवांटेड पीपल कोई ना आ सके, यानी कि ऐसी कोई भी अनवांटेड मटेरियल ना आ सके, वो डोर का काम होता है। तो सेल वॉल भी क्या होती है, बहुत रिजिड होती है, ठीक है। अब डोर भी क्या होता है, हम ऐसे ही सिंपल सा डोर तो लगाते नहीं है, ठीक है। डोर भी कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई इसे ब्रेक ना कर पाए। इसी तरह सेल वॉल भी क्या है, नॉन लिविंग है, थिक है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल है आपकी वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। उसका फंक्शन क्या होता है, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल, की सेल की शेप कैसी होगी, हेक्सागन होगी, स्क्वायर होगी या कैसी होगी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने अभी पढ़ा था कि वो बहुत थिन है, डेलिकेट है, तो वो तो ऐसे ही अगर हम मूवमेंट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो वो तो किसी चीज़ से टकरा के ब्रेक हो सकती है, ठीक है, टीयर हो सकती है और सारे ऑर्गेनल्स ऐसे ही बाहर गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके बाहर एक कवरिंग होती है प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की, जो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इट प्रिवेंट द डिसेक्शन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द सेल। और जो सेल है ना, उसको ड्राइनेस से भी प्रिवेंट करके रखती है सेल वॉल, ठीक है। आई होप आपको सेल वॉल का फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है आपका, ब्रेन ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जैसे हमारी बॉडी में सारे फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, ब्रेन रेगुलेट करता है। इसी तरह जो सेल है, सेल का ब्रेन किसे कहते हैं, हम न्यूक्लियस को कहते हैं। सेल के अंदर कोई भी फंक्शन कैसे होगा, उसको कौन, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल विच इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। सारी सेल की एक्टिविटीज़ को क्या कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस का डायग्राम है, जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आता है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, सबसे बाहर ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर ये लिक्विड फिल होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर ये ऐसे डबल डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इसके अंदर एक डेंस लिक्विड फिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये डेंस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे थ्रेड लाइक आपके ऐसे थ्रेड लाइक बहुत सारे क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको क्रोमैटिन बोलते हैं। उसके बाद एक डेंस, इसके अंदर ऐसे आपको दिख रहा होगा एक डेंस सर्कुलर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है।
फंक्शन क्या है इसका? न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, इट रेगुलेट द सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ द जीन, न्यूक्लियस क्या है? स्टोर हाउस है जीन का। जो जीन होते हैं वो होते क्या है बेसिकली, ये देखिए जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको थ्रेड लाइक ऐसे करके ना क्रोमोसोम दिखेंगे, मतलब कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को भी जब आप माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखेंगे ना तो इसके अंदर आपको ऐसे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ना, डबल हेलिकल, वही डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे जीन प्रेजेंट होते हैं। वो जीन क्या करते हैं? वो होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, वही डिसाइड करते हैं कि हाँ कोई भी जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका कलर कैसा होगा, उसकी आई शेड कैसी होगी, हेयर कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर कौन डिसाइड करते हैं? ये जीन डिसाइड करते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बताया था कि सेल के अंदर जो लिक्विड फील्ड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक डेंस लिक्विड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में आपके क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ये आपको डायग्राम में बहुत सारे ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे। जो साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये जो वाटरी सा दिख रहा है उसके अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सारे ऑर्गेनल्स आपके प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब हम वन बाय वन करके इन ऑर्गेनल्स को देखेंगे और इनके फंक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। यस, तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये थोड़ा इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी ये एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का डायग्राम है, ठीक है। इट इज़ अ नेटवर्क, ये आपको नेटवर्क की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब शीट, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब शीट है ये। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब दोनों के अलग अलग फंक्शन है तो देख लेते हैं। जो RER है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो बाहर आपको येलो कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल येलो कलर के डॉट भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये येलो येलो जो सर्कल शेप में आपको दिखाई देते हैं ये सारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं किसका? प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो अंदर के साइड है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपकी ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करते हैं? यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और ये लिपिड को सेक्रेट करते हैं, यानी कि लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं फैट का। क्लियर है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको अच्छे से क्लियर है। ये एक नेटवर्क लाइक शीट होती है, ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ ER है, ठीक है, जो रफ ER है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो स्मूथ है वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आपका राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को अभी हमने देखा कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके राइबोसोम है, ठीक है। These are extremely small, बहुत छोटे होते हैं ये। डेंस एंड स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरूरी नहीं है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही हो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। ये आपका गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी अपैरेटस रख दिया गया, ठीक है। इट कंटेन वेसिकल दैट आर अरेंज इन पैरेलल स्टैक। ये पैरेलल स्टैक की फॉर्म में, इनको क्या बोलते हैं? हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है। इन पैरेलल स्टैक को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है गोल्जी अपैरेटस का? इट कैरीज द मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द ER टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैक्ड इन द वेसिकल, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलके जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, तो ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? उस प्रोटीन को क्या करती है? पूरे सेल में
वो लेके जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल के पास लेके जाती है, ठीक है। और ये स्टोर हाउस भी है, जो एक्स्ट्रा चीज़ बनती है उसको क्या करती है, स्टोर करती है, पैकेजिंग का काम करती है। क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जो आपका शुगर मॉलिक्यूल है ना ग्लूकोज, उसका भी फॉर्मेशन में हेल्प करती है गोल्जी apparatus। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम्स को भी प्रेजेंट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। मेनली आपका गोल्जी apparatus का काम क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ट्रांसफ़र करना, और स्टोर हाउस है ये पैकेजिंग का काम करती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है कि वाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, यानी कि हिंदी में आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, अभी पता लगेगा। दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ द सेल, यानी कि क्लीन करते हैं सेल को, ठीक है। दे कैन डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन द वॉर्न आउट ऑफ द सेल। देखिए ये आपका सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या है, बाहर से फूड मटेरियल भी आता है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया भी एंटर कर सकता है, या फिर कोई भी सेल का ऑर्गेनल है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, रप्चर हो चुका है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये तो सेल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ठीक है। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक है। जो लाइसोसोम है वो आपका क्लीनिंग फैक्ट्री बोला जाता है उसको, ठीक है। वो क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। फंक्शन क्या है इसका, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, ठीक है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल, यहाँ से देखिए ध्यान से, when the cell gets damaged lysosome may burst and the enzyme digest their own cell, therefore lysosome known as suicidal cell। अब ये सेल है, सेल के अंदर ही लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, ठीक है, जब कोई भी सेल का पार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने के बाद उनके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं बहुत सारे। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रॉय सेल है इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको कि इसे सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो और आप अच्छे से लिख दोगे इसे। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं आपके, ये प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंड हैज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक नेक्स्ट ऑर्गन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, सेम ऐसे ही प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड एग्जिस्ट ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड है वो आपके 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका प्लास्टिड है और ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो आपका क्या होता है, कलर्ड पिग प्लास्टिड है। जैसे आपका फ्लावर का कलर कैसा होगा, ठीक है, लीव्स का फ्लावर का कलर कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्रोमोप्लास्ट डिसाइड करता है, ये कलर्ड पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आपकी लीफ का कलर है, ग्रीन कलर जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और लीकोप्लास्ट वो आपका कलरलेस प्लास्टिड है, यानी कि वो वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छे से क्लियर है ना आपको प्लास्टिड, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, ये जो तीनों थे, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करती है सोलर एनर्जी को एंड यूटिलाइज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करती है और उसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, वो क्या करते हैं, इम्पार्ट करती है वेरियस कलर टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। फ्लावर्स को बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर देते हैं, रेड कलर, वॉयलेट कलर, येलो कलर, ताकि जो है इंसेक्ट है उनके ऊपर आके पॉलिनेशन करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज लीकोप्लास्ट, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड एंड फ्रॉम स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं बेसिकली, और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आई होप आपको तीनों के फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज आपका वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर स्मॉल होता है, ठीक है। वैक्यूल और लिक्विड सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है आपका जिसके अंदर वो सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज इन एंड परमानेंट, बट इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल एंड टेम्पररी। फंक्शन क्या है वैक्यूल का, दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन, यानी कि वाटर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, कि सेल के अंदर अगर ज़्यादा वाटर होता है तो ये जो वैक्यूल है वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है ताकि ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन रह सके, ठीक है। और सेल के अंदर अगर वाटर कम होता है तो वो क्या करता है, वैक्यूल से वाटर आउटसाइड द सेल चला जाता है। दे प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये आपका वैक्यूल का फंक्शन है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसकी अलग से टेबल बना दिया है। तो जो एनिमल सेल है ये आपका एनिमल सेल है और ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। ये डायग्राम है, आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, बेसिकली सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में जो है आपकी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, अभी हमने देखा था कि प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में और एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट, गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड डिक्टियोसोम। प्लांट के अंदर भी गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, लेकिन उसको हम गोल्जी बॉडी ना कह के डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल जो है आपका एनिमल सेल में लार्ज होते हैं, और सॉरी एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं, लेकिन वैक्यूल जो है प्लांट सेल में आपका लार्ज इन साइज होते हैं और परमानेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सारे ऑर्गेनल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, कीप लर्निंग।